द डे की जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफल होना चाहते हैं तो अपने काम में एकाग्रता लाइए। दुनिया में हर व्यक्ति जो सफल होना चाहता है उसको एक काम करना पड़ेगा, अपने काम से प्यार करना पड़ेगा और अपने काम में एकाग्रता लानी पड़ेगी। जितना आप अपने काम में एकाग्रता लाएंगे उतना आपकी सफलता की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। और एकाग्रता का मतलब क्या है कि आपके सामने, आपके आसपास दुनिया में कुछ भी चलता रहे, सारी दुनिया से कट कर केवल और केवल आप अपने काम पर फोकस करें, यही एकाग्रता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में कहा है कि आप जिस काम को करते हैं उसमें अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किस सदन ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक तथा कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक को मंजूरी दी है, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। दूसरा प्रश्न है कि कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय और किस मंत्रालय के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये दूसरा मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय। तीसरा प्रश्न, भारत ने किस देश को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, ये मालदीव है। चौथा प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर के लिए कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है, तो ये 10.2% का अनुमान लगाया है। पांचवा प्रश्न है कि किस अमेरिकी कंपनी ने टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का अधिग्रहण किया है, और ये किया है ओरेकल और वॉलमार्ट ने। वहीं छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तमिल फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है, तो इनका नाम था बाबू सिबान। और सातवां प्रश्न है कि किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये मार्गरेट एडवर्ड हैं। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में ब्रूसिलोसिस नामक की बीमारी का संक्रमण फैला है, और ये चाइना में फैला है। ये थे हमारे कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत कहां स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। और ये जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, ये है गांधीनगर गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो लोकसभा ने जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक है 2020 इसको पारित कर दिया है। और इस विधेयक के तहत यानी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात में स्थित गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है, यहाँ पर है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, इसको राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि अब ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय होगा। लोकसभा ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विधेयक 2020 को भी पारित किया है, और इस विधेयक के तहत गुजरात के गांधीनगर में ही स्थित है गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, और दिल्ली में स्थित है लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान। तो इनको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे लोकसभा की, जहां पर इन दोनों विधेयकों को पारित किया गया है। लोकसभा जो कि हमारे सदन का निचला सदन होता है, हमारे संसद का लोकप्रिय सदन होता है, क्योंकि जनता से चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर इसके सदस्य होते हैं। इसके कार्यकाल यहाँ के प्रतिनिधियों का 5 वर्ष होता है, और सदस्य संख्या यहाँ की 552 है। वर्तमान में 543 प्लस 2 यहाँ पर यानी कि 545 वर्तमान में सदस्य हो सकते हैं। गठन की बात करें तो अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन किया गया, और अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर ओम बिरला हैं। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर में मैंने आपसे बात की थी, 5 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जो संसद का वर्तमान सत्र चल रहा है, जिसको मानसून सत्र कहा गया है, उसकी अवधि कम की गई है। और दूसरा इसमें एक और चीज की गई है, इसमें प्रश्नकाल नहीं है। प्रश्नकाल कब से कब तक होता है, तो जो सबसे पहला घंटा होता है संसद का 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का, इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। और इसके प्रश्नकाल के जस्ट बाद शून्यकाल होता है, तो शून्यकाल के समय को भी कम किया गया। तो ये आपको संसद से संबंधित पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि रबी फसलों के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है, और इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं में अलग अलग फसलों में ये अलग अलग बढ़ोतरी की गई है, तो इसकी डिटेल में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। अब यहाँ पर आपसे ये अगर प्रश्न पूछा जाता है कि एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो याद रखिएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति फैसला करती है
कि कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए एमएसपी में। तो रबी मौसम की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो पहले 1925 था, इसमें 50 रुपए बढ़ाकर अब इसको 1975 कर दिया गया है। वहीं जौ की बात करें तो जौ का पहले मूल्य था 1525, अब इसमें 75 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। तो ये 1600 रुपए है, ये 1600 रुपए कर दिया गया है। चने का जो मूल्य था 4875 था, इसमें 225 रुपए बढ़ाकर 5100 कर दिया है। और मसूर का जो मूल्य था पहले 4800 था, इसको में सबसे ज्यादा 300 रुपए बढ़ाकर 5100 कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सरसों में भी बढ़ोतरी की गई है, 225 रुपए सरसों में बढ़ोतरी की गई है, 4425 से बढ़ाकर 4625 कर दिया है। और कुसुम भुइयां इसमें जो है 5327 कर दिया, इसमें 112% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो ये वो कम से कम मूल्य होता है जो अगर किसान इस फसल इनमें से कोई फसल उपजाता है, तो अगर कोई इस फसल को नहीं खरीदता है तो सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने यानी किसानों से सरकार इसको खरीद लेगी और कम से कम इस मूल्य पे तो सरकार किसानों से इस फसल को खरीदेगी ही। तो ये आपको याद रखना है। और एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर की जाती है, यानी कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है वो सिफारिश करता है और उस सिफारिश के आधार पर सरकार में खासकर जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है और वही इस आधार पर इसका जो एमएसपी बढ़ाया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि विश्व अल्जाइमर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर्स दिवस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि जो अल्जाइमर रोग है और इससे संबंधित लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से लोगों को जागरूक किया जाए। विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का विषय है लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। बात करें विश्व अल्जाइमर दिवस की तो इसकी शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडीआई के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई थी। अल्जाइमर क्या है? ये मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है और उसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है, खासकर बुढ़ापे में ये ज्यादा परेशान करती है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है याद रखिएगा वो मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच में शांति व्यवस्था कायम रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और झगड़ों से निपटारा हो सके। पहली बार इस दिवस को जो है 1982 में कई सारे राष्ट्रों, राजनीतिक समूहों, सैन्य समूहों के द्वारा मनाया गया था और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाकर की जाती है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस सेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार महिला अधिकारी शामिल हुई हैं और 2 महिला अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है और ये नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना विमानन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर, जिसका पद नाम होता है एयरबोर्न टेक्नीशियंस, इसके पद में शामिल होने के लिए चुना गया है और ये दोनों पहली महिला अधिकारी होंगी जो युद्धपोतों से संचालित होने वाले जो लड़ाकू विमान होते हैं उसमें महिला पायलट के रूप में शामिल होंगी। और इन 2 महिला अधिकारियों का चयन किया गया है। इनमें है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। बात करेंगे भारतीय नौसेना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। आदर्श वाक्य है शम नो वर्णः और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह है। बात पिछले करंट अफेयर में करें तो नौसेना से संबंधित मैंने 5 सितंबर को आपको बताया था कि भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में 2 साल में होने वाला जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है इंदिरा नेवी, इसका 11वां संस्करण प्रारंभ हो गया है और ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। वहीं 2 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है। अब बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तो याद रखिएगा ये राज्यसभा के सदस्य बने हैं कर्नाटक से, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, इन्होंने 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली और इनको जो सदस्यता की शपथ दिलवाई उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। एच.डी. देवगौड़ा को 13 जून को कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था और एच.डी. देवगौड़ा साहब जो थे 1996 से लेकर 1994 से 96 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और उसके बाद 1996 में जब आम चुनाव हुए और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी तो उसमें ये 11वें प्रधानमंत्री बने थे। बात राज्यसभा की करेंगे तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सदस्य की संख्या वर्तमान में 245 है, अधिकतम 252 हो सकती है। सभापति वर्तमान में वेंकैया नायडू है जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ही इसके पदेन उपसभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। बात पिछले करंट अफेयर में करें अगर हम तो 15 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह इनको फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है और आपने कृषि विधेयकों के संबंध में इनके इस्तीफे की भी मांग चल रही है क्योंकि जो प्रक्रिया थी उस इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया का पालन अच्छे से नहीं किया। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ इसके प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। अब एनटीआरओ मतलब क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनिल धस्माना, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है तो पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग जिसको हम रॉ कहते हैं, शॉर्ट में रॉ के नाम से सब जानते हैं, इसके पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना इनको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और धस्माना जो खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी है सतीश झा उनकी जगह लेंगे, यानी पहले इस पद पर सतीश झा काम कर रहे थे। जो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है ये प्रधानमंत्री कार्यालय का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में अजीत डोभाल है। तो इनके अंतर्गत एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है और 2004 में इसको स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किसने आत्मनिर्भर खेती अभियान के लिए राष्ट्रीय रबी अभियान 2020 की शुरुआत की है और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने आत्मनिर्भर खेती अभियान के लिए राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2020 की शुरुआत की है और रबी अभियान 2020 के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन ने 2020-21 में 301 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है कि अगले जो रबी का सीजन होगा उसमें 301 मिलियन टन खाद्य का उत्पादन किया जाना चाहिए। कोविड-19 की जो विषम परिस्थितियां रही है इस पिछले समय में, इसके बावजूद भी 2019 की हम बात करें तो इसमें रिकॉर्ड 296.55 मिलियन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। बात करें पिछले करंट अफेयर में तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है जिसकी मंत्री हुआ करती थी हरसिमरत कौर सिंह बादल, और 19 सितंबर के करंट अफेयर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद जो अतिरिक्त प्रभार इस मंत्रालय का सौंपा गया है वो नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और ये आधारशिला रखी है बिहार राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है तो प्रधानमंत्री ने बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और बिहार के प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना का भी शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर बिहार की प्रत्येक नदी पर पुल बन जाएगा। बात करेंगे अब हम पिछले करंट अफेयर में बिहार की तो 14 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह इनका 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया और 74 साल के ये थे। इसके अलावा 7 अगस्त को देवलाली जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ से दानापुर जो कि बिहार में है, इनके बीच में पहली किसान रेल भी प्रारंभ की गई। तो बिहार से संबंधित पिछले करंट अफेयर आप याद रखिएगा। बात करेंगे बिहार की तो मैप में देख लीजिए यहाँ पर बिहार स्थित है, इसकी राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फगू चौहान है। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं और यहाँ पर विधान परिषद भी है जहाँ पर 75 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है
तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और इन्होंने वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी है और इसे केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला था, एनओसी मिला था, उसके बाद ये चेंज कर दिया गया है। ये स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में स्थित है और ये पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इसका संचालन होता है। बात पिछले करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश से संबंधित करें तो 15 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है। उसके अलावा 10 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने का फैसला किया है और 7 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे कल के सवाल की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस दूसरे खाड़ी अरब देश ने इजराइल के साथ शांति समझौते को मंजूरी दी है और ये है बहरीन। बहरीन दूसरा अभी ऐसा खाड़ी देश बन गया हाल ही में। इससे पहले यूएई ने इजराइल के साथ में शांति समझौता किया था। तो आप में से जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया उनको बधाई, जो लोग उत्तर नहीं। सवाल आज का हमारा सवाल है कि एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। तो एरो इंडिया 21 इसका 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा, जिनमें से किस शहर में आयोजित होगा। और एंड के लिए जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये हर बार एक ही शहर में आयोजित किया जाता है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।